गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे, बोहर्स थ्योरी ऑफ हाइड्रोजन एटम। बोहर थ्योरी पढ़ेंगे पहले, फिर हाइड्रोजन के लिए कंस्ट्रक्शन करेंगे। बोहर एटॉमिक मॉडल पहले देख लेते हैं। नील्स बोर ने क्या किया, रदरफोर्ड का जो एटॉमिक मॉडल था उसमें जो डिफ़िकल्टीज़ थी उनको रिजॉल्व किया, यानी रिमूव किया, और प्लैंक क्वांटम थ्योरी जो है उसके एप्लीकेशन अप्लाई किए और अपना 3 पोस्टुलेट दिया, 3 पोस्टुलेट्स दिया उन्होंने। फर्स्ट पोस्टुलेट क्या दिया कि इलेक्ट्रॉन कैन रिवॉल्व ओनली दोज ऑर्बिट इन विच देयर एंगुलर मोमेंटम इज एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h/2π। मीन्स इलेक्ट्रॉन उसी ऑर्बिट में रिवॉल्व होते हैं जिस ऑर्बिट में उनका एंगुलर मोमेंटम का इंटीग्रल मल्टीपल h/2π के इक्वल होता है। एंगुलर मोमेंटम मीन्स mvr इज इक्वल टू h/2π का इंटीग्रल मल्टीपल इंटू नंबर ऑफ ऑर्बिट। नंबर ऑफ ऑर्बिट यानी n इज इक्वल टू 1 2 3 फर्स्ट ऑर्बिट, सेकेंड ऑर्बिट, थर्ड ऑर्बिट। इसको प्रिंसिपल क्वांटम नंबर्स भी कहते हैं। इज इट क्लियर? m क्या होगा, इलेक्ट्रॉन का मास होगा। v क्या होगा, इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी होगी जिस वेलोसिटी के साथ वो रिवॉल्व कर रहा होगा। r क्या होगा, इलेक्ट्रॉन जिस ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है उस ऑर्बिट से न्यूक्लियस तक की क्लोजेस्ट अप्रोच होगी जिसको रेडियस कहेंगे। इलेक्ट्रॉन की क्लोजेस्ट जो अप्रोच होती है उसी को रेडियस कहते हैं। इज इट क्लियर? सेकेंड आपका क्या है, जब इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा होता है अपने स्टेबल ऑर्बिट में तो वो एनर्जी रेडिएट नहीं करता। इलेक्ट्रॉन वाइल रिवॉल्विंग इन स्टेबल ऑर्बिट डो नॉट रेडिएट एनर्जी। इलेक्ट्रॉन जब अपने स्टेबल ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा होता है तो एनर्जी रेडिएट नहीं करता है, इन स्पाइट ऑफ देयर एक्सीलरेशन टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द ऑर्बिट। एंड और इस वजह से जो एटम रहेगा वो स्टेबल रहेगा। इस वजह से जो एटम रहेगा वो क्या रहेगा, स्टेबल रहेगा, यानी इलेक्ट्रॉन एनर्जी रेडिएट नहीं करेगा स्टेबल ऑर्बिट में और इस वजह से एटम स्टेबल रहेगा। और तब इसे कहेंगे स्टेशनरी स्टेट। तब इसको क्या कहेंगे, ऑब्जेक्ट की यानी एटम की स्टेशनरी स्टेट कहेंगे। थर्ड क्या है, जब एटम को बाहर से एनर्जी मिल जाती है, यानी व्हेन एटम रिसीव्स एनर्जी फ्रॉम आउटसाइड, यानी एक्सटर्नल एनर्जी जब हम एटम को देते हैं, देन वन और मोर ऑफ इट्स आउटर इलेक्ट्रॉन्स, तो इसके एक या एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन जो कि आउटर मोस्ट सेल में होंगे यानी आउटर मोस्ट ऑर्बिट में होंगे, वो अपना ऑर्बिट छोड़ के बाहर चले जाते हैं, हायर वाले ऑर्बिट में चले जाएंगे। जैसे कोई इलेक्ट्रॉन अगर थर्ड ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है, बाहर से एनर्जी दे दें तो वह अपने हायर ऑर्बिट में चला जाएगा, यानी फोर्थ, फिफ्थ या सिक्स में जाएगा। दिस इज़ कॉल्ड एक्साइटेड स्टेट। ये इलेक्ट्रॉन की एक्साइटेड स्टेट होगी। इस एक्साइटेड स्टेट में जब इलेक्ट्रॉन हायर ऑर्बिट में जाएगा तो वहाँ वो 10⁻⁸ सेकेंड तक रुकेगा और फिर वापस लौट आएगा उसी ऑर्बिट में जिस ऑर्बिट में वो पहले था। हो सकता है किसी और लोअर ऑर्बिट में आ जाए लेकिन उसी ऑर्बिट में लौटेगा। वाइल रिटर्निंग बैक, जब इलेक्ट्रॉन रिटर्न हो रहा होता है तब वो रेडिएट करता है, एनर्जी रेडिएट करता है। ये एनर्जी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के फॉर्म में होगी। ये एनर्जी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के फॉर्म में होगी। सपोज दैट कि हायर एनर्जी ऑर्बिट में एनर्जी E2 थी और लोअर एनर्जी ऑर्बिट जिससे वो गया था और जिसमें वापस आ रहा है उसकी एनर्जी E1 है। तो हायर एनर्जी लेवल की एनर्जी में से लोअर ऑर्बिट की एनर्जी माइनस कर दें तो जो एनर्जी आपकी रेडिएट होती है वो फोटोन के रूप में रेडिएट होती है। हमने क्वांटम थ्योरी में पढ़ा था, वो h के बराबर हो जाएगा। यहाँ से हमने न्यू की वैल्यू निकाल ली है, E2 - E1/h। इसी को बोहर फ्रीक्वेंसी कंडीशन कहेंगे। ये इक्वेशन है बोहर थ्योरी का। ओके स्टूडेंट, तो बोहर थ्योरी ऑफ हाइड्रोजन लाइक एटम देख लेते हैं। एक्चुअली जो डेरिवेशन है ये आपके एग्ज़ाम में नहीं आता है, लेकिन एक बार देख लेंगे तो अवेयर हो जाएंगे। सपोज़ कीजिए कि कोई एक इलेक्ट्रॉन है, एक एटम है जिसमें इलेक्ट्रॉन अपने ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है। इलेक्ट्रॉन की क्लोजेस्ट अप्रोच जो होगी वो उसका रेडियस हो जाएगा, सर्कुलर पाथ का रेडियस हो जाएगा। सपोज दैट कि ये v वेलोसिटी से रिवॉल्व कर रहा है, मास इसका स्मॉल m है। तो दो टाइप के इस पर फोर्स वर्क करेंगे। इस पर सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड होगा, सर्कुलर पाथ पे अगर मूव हो रहा है तो सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड होता है किसकी वजह से, क्योंकि यहाँ चार्ज पार्टिकल आपका एक इलेक्ट्रॉन है और एक न्यूक्लियस में प्रोटॉन हो जाता है। तो दो चार्ज पार्टिकल अगर किसी डिस्टेंस पे हो गए, क्लोजेस्ट डिस्टेंस पे, तो उनके बीच इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा और इस वजह से इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करेगा सर्कुलर पाथ पे, तो सेंट्रीपिटल फोर्स भी प्रोवाइड होगा। तो सेंट्रीपिटल फोर्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को इक्वल कर देंगे और एक यहाँ से फार्मूला हमें mv² का मिल गया। फर्स्ट इक्वेशन हमने लेट कर लिया। अभी हमने बोहर पोस्टुलेट्स के बारे में पढ़ा है
बोहर ने अपने फर्स्ट पोस्टुलेट में बताया कि एंगुलर मोमेंटम जो होगा इलेक्ट्रॉन का वो h/2 का इंटीग्रल मल्टीपल होगा। मीन्स MVR एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू h/2 विद n, यानी n इंटू h/2, जहाँ n आपका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होता है। इसको ऑर्बिट से भी डिवाइड कह सकते हैं, यानी n इज इक्वल टू 1 पे फर्स्ट ऑर्बिट, n की वैल्यू आप रखते चला जाइए 1 2 3 4, तो फर्स्ट ऑर्बिट, सेकेंड ऑर्बिट, थर्ड ऑर्बिट आता चला जाएगा। यहाँ से 2 इक्वेशन हमें मिल गए। अब क्या करेंगे कि सेकेंड इक्वेशन जो मिला है इसका दोनों साइड का स्क्वायर करेंगे और इक्वेशन फर्स्ट से डिवाइड करेंगे। हमने यहाँ स्क्वायर किया, ठीक है, m² v² r² और राइट साइड का भी स्क्वायर किया और इक्वेशन फर्स्ट से डिवाइड किया, और जिससे हमें r की वैल्यू निकल गई। ये रेडियस आ गया, इस ऑर्बिट का क्या आया, रेडियस आया। यहाँ आप देख रहे हैं कि n² को अगर छोड़ दें तो बाकी सारी चीज़ें कांस्टेंट हैं। h है प्लैंक कांस्टेंट, ε0 परमिटिविटी होती है, पाई कांस्टेंट है, मास इलेक्ट्रॉन का कांस्टेंट है, z एटॉमिक नंबर हो गया और e हो गया इलेक्ट्रॉन का चार्ज, तो ये सभी कांस्टेंट हैं। मीन्स r जो रेडियस होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा n² के, यानी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होता है। अब अगर हाइड्रोजन एटम की बात करें तो z इज इक्वल टू 1 रख देंगे, और उसके फर्स्ट ऑर्बिट की बात करें तो n इज इक्वल टू 1 रख देंगे। तो z की जगह पे 1 रखेंगे, n की प्लेस पे 1 रखेंगे, तो हमें हाइड्रोजन लाइक एटम का हमें फर्स्ट ऑर्बिट का रेडियस मिल जाएगा। ये क्लोजेस्ट अप्रोच हो जाएगा। इस रेडियस को हम बोहर रेडियस कहेंगे। बोहर फर्स्ट पोस्टुलेट से हमने एंगुलर मोमेंटम पढ़ा था n h/2 के इक्वल होता है। यहाँ से हम v निकाल लेते हैं। v की वैल्यू हो जाएगी nh/2πmr, ठीक है। यही वैल्यू अभी हम उस इक्वेशन में रखेंगे जहाँ हमने r की वैल्यू निकाली थी, तो हम वैल्यू अगर पुट करते हैं इक्वेशन थर्ड में, जो यहाँ हमने फाइंड आउट किया था r की वैल्यू, यहाँ हम अगर वैल्यू किसकी पुट कर रहे हैं, r की वैल्यू पुट कर रहे हैं। ये r की वैल्यू हमने इस इक्वेशन में पुट कर दी, इक्वेशन थर्ड से सॉल्व कर लिया, तो हमें वेलोसिटी मिल जाएगी। इस वेलोसिटी के फार्मूले में आप देख रहे हैं कि ये चीज़ें आपकी कांस्टेंट हो गई, z²/2h ε0 1/n अलग कर लिया हमने। मीन्स जो वेलोसिटी होगी इलेक्ट्रॉन की वो प्रोपोर्शनल होगा किसके, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा 1/n, यानी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के। मीन्स जैसे जैसे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बढ़ाते जाएंगे वेलोसिटी कम होती जाएगी। हाइड्रोजन एटम के लिए z की वैल्यू 1 रखेंगे और फर्स्ट ऑर्बिट के लिए n की वैल्यू 1 रखेंगे, तो हमें वेलोसिटी मिल जाती है हाइड्रोजन लाइक एटम के फर्स्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन किस स्पीड से, यानी किस वेलोसिटी से रिवॉल्व कर रहा होगा। तो यहाँ वैल्यू लगभग 2.19 × 10⁶ मीटर पर सेकेंड आ जाती है, ठीक है। दिस इज़ द वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन मैक्सिमम लोएस्ट ऑर्बिट ऑल्सो। तो वेलोसिटी हमने फाइंड की। अब एनर्जी देख लेते हैं। काइनेटिक एनर्जी, यू नो दैट कि काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ mv² होता है, ठीक है। तो हाफ हमने लिखा, mv² तो हमने काउंट किया था इक्वेशन फर्स्ट में ही, तो वही mv² की वैल्यू अगर हम यहाँ पुट कर देते हैं और सॉल्व कर लेते हैं तो Ze²/8πε0r आ गया। पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, क्योंकि चार्ज पार्टिकल अगर रिवॉल्व कर रहा होता है तो पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से एनर्जी निकलती है, तो पोटेंशियल एनर्जी जो आपकी होगी वो 1/4πε0 Q1 Q2/r आपने पढ़ा था। चार्ज को प्लस माइनस के साथ में लेते हैं, तो Ze आपका पॉजिटिव है और इलेक्ट्रॉन का चार्ज नेगेटिव है, अपॉन r उसका रेडियस हो गया। यहाँ हमने सॉल्व किया, हमें वैल्यू मिल गई। तो काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी अगर हम ऐड कर देंगे तो टोटल एनर्जी मिल जाएगी जो इलेक्ट्रॉन स्टेशनरी ऑर्बिट में अपने रिवॉल्व कर रहा होगा उसका। इसको हमने सॉल्व किया तो -Ze²/8πε0r आ गया, -Ze²/8πε0r आ गया है यहाँ पे वैल्यू, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। टोटल एनर्जी अगर हमें मिल गई है तो r की जगह पे फिर से हम वैल्यू रखेंगे। r की वैल्यू हमने इक्वेशन थर्ड में फाइंड आउट की थी, और वही इक्वेशन की वैल्यू हम थर्ड इक्वेशन में हमने फाइंड आउट की थी, ये r की वैल्यू यही हमने पुट किया यहाँ पर। और जैसे ही पुट किया, सॉल्व कर लिया, तो 1/n² अलग हो गया, बाकी चीज़ें कांस्टेंट आ गई। इक्वेशन नंबर 4 लेट कर लिया, तो ये e की वैल्यू आई। अब फर्स्ट ऑर्बिट के लिए E1, सेकेंड ऑर्बिट के लिए E2, यानी N1 अगर हम 1 वैल्यू रखते हैं तो N1 के लिए आ जाएगा, 2 रखते हैं तो E2 के लिए, यानी फर्स्ट ऑर्बिट सेकेंड ऑर्बिट। सेकेंड ऑर्बिट हायर एनर्जी लेवल की ऑर्बिट है और फर्स्ट ऑर्बिट लोअर एनर्जी लेवल की ऑर्बिट है।
तो हायर एनर्जी लेवल के ऑर्बिट में से लोअर एनर्जी लेवल के ऑर्बिट को अगर हम माइनस कर देते हैं एनर्जीज़ को, तो जो एनर्जी रेडिएट होती है इलेक्ट्रॉन की, जो आपका पोस्टुलेट में बताया गया था सेकंड पोस्टुलेट में, तो वो एच न्यू के बराबर होती है। किसके बराबर होती है? एच न्यू के बराबर। यहाँ मैंने लिखा भी हुआ है। ये फार्मूला हमारा आ गया। यहाँ से माइनस हमने हटाना है तो 1/n1² को आगे लिख दिया है। तो ये वैल्यू हमारे पास आ गई है न्यू की। न्यू इज इक्वल टू होता है c/λ। 1/λ के लिए हम फार्मूला बनाए तो c ट्रांसपोज होकर इधर आ जाएगा, E2 - E1/hc। अब E2 - E1 की वैल्यू हमने पुट कर दी, तो ये हमारे पास कांस्टेंट बाहर हो गया, ये फार्मूला ये बना। इस कांस्टेंट में अगर हम z² को लीव करें, z² को हटा दें, तो बाकी me⁴ 8ε0² CH3 जितने भी कांस्टेंट हैं इनको एक स्पेशल नंबर दे दिया जाता है। ठीक है, ये फिक्स नंबर होता है जिसको रिडबर्ग कांस्टेंट कहते हैं। और इसमें अगर हम इलेक्ट्रॉन के मास, इलेक्ट्रॉन का चार्ज, 8ε0 की वैल्यू, c जो स्पीड ऑफ लाइट होती है, प्लैंक कांस्टेंट जिसकी वैल्यू 6.6 × 10⁻34 होती है, वैल्यूज़ पुट करके सॉल्व करें तो रिडबर्ग कांस्टेंट की वैल्यू 1.09 × 10⁻7 मीटर इनवर्स आ जाता है। तो इन सारे कांस्टेंट की जगह पे हम रख देंगे r वैल्यू, तो rz² बन जाएगा यहाँ पे। यहाँ मैंने लिखा हुआ है rz² बन गया। बाकी फार्मूला ये मेन फार्मूला आपका आ गया। अगर हाइड्रोजन एटम की बात करें तो एटॉमिक नंबर इसका 1 हो जाएगा, z की वैल्यू 1 रख देंगे हाइड्रोजन लाइक एटम के लिए, तो z आपका हट जाएगा। ये मेन फार्मूला आपका आ गया। इससे स्पेक्ट्रम काउंट करते हैं। यही वैल्यू जो हमने निकाली है रिडबर्ग की हमने वैल्यू यहाँ काउंट करी है, ये वाली वैल्यू। इसी को अगर हम इस इक्वेशन में देखें, फोर्थ इक्वेशन में, और फोर्थ इक्वेशन में हम रिडबर्ग बना लें तो me⁴ आपका यहाँ है ही ऊपर, नीचे 8ε0² h², 8ε0² h² है, तो CH की कमी है। तो अब करेंगे क्या? CH से मल्टीप्लाई और CH से डिवाइड। ये फार्मूला था इक्वेशन फोर्थ में, CH से मल्टीप्लाई, CH से डिवाइड कर दिया, तो ये आपका रिडबर्ग कांस्टेंट बन गया। ये CH है, z² है, z² बाहर कर लें तो -z² RHc/n²। ये फार्मूला आ गया इक्वेशन 4 से एक। अगर हम RHc कैलकुलेट करने जाएं तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आ जाता है इसकी वैल्यू 13.6। यही वैल्यू हम यहाँ रख देते हैं तो -z² 13.6/n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट में एनर्जी की वैल्यू आ जाती है। तो ये वैल्यू हमें मिल जाती है। अगर हमें हाइड्रोजन एटम के लिए निकालना है तो z की वैल्यू हम 1 रख देते हैं, z की वैल्यू 1 रख देंगे, ये हाइड्रोजन एटम के लिए हमें एनर्जी मिल जाएगी। ठीक है, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम देख लेते हैं। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम क्या होता है? इट कंसिस्ट ऑफ डिस्क्रीट ब्राइट लाइंस ऑन अ डार्क बैकग्राउंड। ये डार्क बैकग्राउंड पर डिस्क्रीट लाइंस होती हैं। जो वाइट आप पोर्शन देख रहे हैं एक्चुअली ये स्पेक्ट्रम होता है, बाकी बैकग्राउंड आपका ब्लैक कलर का। तो स्पेक्ट्रम आपका ये वाइट का पोर्शन है, ये वाइट का पोर्शन है, ये वाइट का पोर्शन, ये वाइट का, ये आप देख रहे हैं कंटिन्यूसली इसकी विड्थ क्या होती है? कम होती चली जा रही है। कंटिन्यूसली विड्थ इसकी कम होती चली जा रही है। तो ब्लैक यानी डार्क बैकग्राउंड पे ब्राइट लाइंस की जो आपका स्पेक्ट्रम बन रहा है वही हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम होता है। दीज लाइंस आर कॉल्ड Hα, Hβ, Hγ, Hδ, इस तरह से। यानी ये जो लाइंस आपकी बनती हैं ये आपके Hα, Hβ इस तरह से काउंट करते चले जाते हैं। इन सीरीज़ को, यानी जो सीरीज़ में लाइनें जो बनती हैं आपकी, इन्हीं लाइंस की सीरीज़ क्योंकि कॉन्टीन्यूसली डिक्रीज़ हो रही हैं तो इन्हीं सीरीज़ को कहते हैं बामर सीरीज़। ये हाइड्रोजन एटम के लिए होता है। तो हाइड्रोजन एटम के लिए बामर सीरीज़ आपका आता है। क्यों हम यहाँ हाइड्रोजन एटम का स्पेक्ट्रम पढ़ रहे हैं बामर सीरीज़ के लिए? क्योंकि ये विजिबल लाइट में आती हैं। ये किस में आती हैं? विजिबल लाइट में आती हैं। दीज लाइंस ऑफ बामर सीरीज़ आर फाउंड इन विजिबल पार्ट ऑफ स्पेक्ट्रम। इज़ इट क्लियर? बाकी जो आपकी लाइनें मिलेंगी वो अलग अलग सीरीज़ की होती हैं, जिसमें लाइमन सीरीज़ और पाशन, ब्रैकेट और फुंड सीरीज़ जो होती हैं। लाइमन आपका यूवी स्पेक्ट्रम में आता है और पाशन, ब्रैकेट और फुंड सीरीज़ आपकी इंफ्रारेड रीजन में आती हैं। बामर सीरीज़ आपका विजिबल लाइट में है। अगर वेवलेंथ लैम्डा है तो फार्मूला हम पढ़ चुके हैं, 1/λ = r × 1/। बामर सीरीज़ के लिए क्वांटम नंबर आपका 2 हो जाएगा, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, तो 1/2² - n², ये फार्मूला आ जाता है। अब n की वैल्यू आप अगर 2 यहाँ पर ऑलरेडी है तो 3 रखेंगे, उससे बड़ी वैल्यू आपको लेनी होगी। तो 3 रखेंगे, पहले के लिए आपके लिए क्या आ जाएगा? Hα के लिए ये वैल्यू है। अगर 3 रखेंगे यहाँ पर तो Hβ की वैल्यू आ जाएगी, n = 4 पे Hγ आ जाएगा, n = 5 पे Hδ। इस तरह से स्पेक्ट्रम बढ़ता हुआ आपका चला जाएगा। अब जो सीरीज़ आपकी विजिबल लाइट में थी वो बामर सीरीज़ थी।
लाइमन सीरीज आपका यूवी पोर्शन में आ जाता है। बाकी आपका आ जाता है इंफ्रारेड पोर्शन पे, इंफ्रारेड पोर्शन पे आ जाता है। ये तीनों ये विजिबल में है। ये किस पोर्शन में आता है? विजिबल पोर्शन में। सबके लिए बना लेते हैं। बामर के लिए अगर 1/2 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर था तो लाइमन इसके पहले आएगा यूवी में, तो 1/1 स्क्वायर। यानी इसमें क्या होगा, जब इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी लेवल से फर्स्ट ऑर्बिट में आता है तब के लिए फार्मूला है, और जब कोई चार्ज पार्टिकल हायर एनर्जी लेवल से सेकेंड ऑर्बिट तक अप्रोच कर पाता है तो वो विजिबल लाइट में आएगा बामर सीरीज में। अगर हाई एनर्जी लेवल से थर्ड ऑर्बिट तक अप्रोच कर पाता है तो पासन सीरीज में आएगा, जो कि इंफ्रारेड सीरीज में आएंगी। और अगर हाई एनर्जी लेवल से चार्ज पार्टिकल फोर्थ ऑर्बिट तक आ पाता है तो ब्रैकेट सीरीज बनेगा, और अगर हाई एनर्जी लेवल से फिफ्थ ऑर्बिट तक आ पाता है तो फुंड सीरीज बनेगी। फार्मूला मैंने लिख दिया है, ये एनर्जी लेवल्स हैं। हायर एनर्जी लेवल कुछ भी हो, वहाँ से n = 1 में अगर यानी पहले ऑर्बिट तक आती हैं चार्ज पार्टिकल तो लाइमन सीरीज होगी, सेकेंड तक आ पाती हैं तो बामर, थर्ड तक आ पाती हैं तो पाशन, फोर्थ तक आ पाती हैं तो ब्रैकेट, और फिफ्थ तक आ पाती हैं तो फुंड सीरीज हो जाती हैं। ठीक है, यहाँ एक पॉइंट है कि हमने फार्मूला निकाला था RHc/n²। फर्स्ट ऑर्बिट के लिए 1, सेकेंड के लिए 2 स्क्वायर, थर्ड के लिए 3 स्क्वायर, इस तरह से अप्रोच करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, अब हम एब्जॉर्प्शन ट्रांजिशन की बात करेंगे। एब्जॉर्प्शन ट्रांजिशन के लिए मैंने एक सीरीज़ ये बनाई है कि फर्स्ट ऑर्बिट से सेकंड में, फर्स्ट से थर्ड में, फर्स्ट से फोर्थ में, इस तरह से। मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ। एक्चुअली होता क्या है, किसी भी एटम में, किसी भी एटम के लोएस्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन रहता है, स्टेबल रहता है, तो वो स्टेशनरी ऑर्बिट होता है। जब कोई एक्सटर्नल एनर्जी हम देते हैं तो चार्ज पार्टिकल अपने ऑर्बिट को लीव करके हायर एनर्जी लेवल में जा रहा होता है। तो जब वो अपने ऑर्बिट को छोड़ के हायर एनर्जी लेवल में जा रहा होता है तब उसको एनर्जी चाहिए होती है, यानी वो एनर्जी गेन करना होता है। तो वो क्या करता है, फोटॉन से एनर्जी गेन करता है, यानी वो जो एनर्जी गेन करता है वो फोटॉन के रूप में होती है। फोटॉन को एब्जॉर्ब करता है, जिससे उसे एनर्जी मिलेगी, वो हाई एनर्जी लेवल में जाएगा और हाई एनर्जी के लेवल के ऑर्बिट में 10⁻⁸ सेकेंड तक रुकेगा और वापस लौटने लगता है। जब इलेक्ट्रॉन वापस लौटने लगता है अपने स्टेशनरी ऑर्बिट में तो वो वही एनर्जी रेडिएट करता है, यानी रेडिएशन होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के रूप में। तो यहाँ क्या हो रहा है कि कोई भी इलेक्ट्रॉन अगर अपने लोएस्ट ऑर्बिट से जा रहा होता है तो वो ऑर्बिट आप n = 1 फर्स्ट ऑर्बिट मान के ही चलते हैं। तो हाइड्रोजन एटम की अगर हम बात करें बामर सीरीज़ के लिए, तो हाइड्रोजन एटम आपका सेकेंड ऑर्बिट में होता है, लेकिन क्योंकि ट्रांजिशन एब्जॉर्प्शन जो होगा वो फर्स्ट ऑर्बिट से होता है, ठीक है, तो ये जो आपका इसमें बामर सीरीज़ के लिए होगा ये फॉलो नहीं करेगा। तो एब्जॉर्प्शन आपका किस में होगा, केवल लाइमन सीरीज़ वाले एलिमेंट में होगा, यानी केवल लाइमन सीरीज ओनली लाइमन सीरीज इज़ फाउंड इन द एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन एटम। तो हाइड्रोजन एटम के लिए केवल लाइमन सीरीज आपका एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में आएगा। अगर बहुत ज़्यादा हाई एनर्जी लेवल की हम बात करें एब्जॉर्प्शन के लिए तो हम सन को कैरी कर सकते हैं। सन में बामर सीरीज़ का एब्जॉर्प्शन पाया जाता है, लेकिन उसमें जो एनर्जी होती है बहुत हाई लेवल पे होती है, उसके लिए n = 2 आपके लिए वेरीफाई होता है।